आप लोगों को जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन हो आप उसी वक्त पूछ सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कॉस्मोलॉजी को डिस्कस करना, लेकिन कॉस्मोलॉजी को डिस्कस करने के लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा बेसिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब उन बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले तो स्पेशल रिलेटिविटी है। वो स्पेशल रिलेटिविटी जिसे हम आमतौर पर एफएससी में पढ़ते आए हैं, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनकी डिस्कशन है, लेकिन वो डिस्कशन इनफ नहीं है, कि वो बहुत ही बेसिक लेवल की स्पेशल रिलेटिविटी है। सो हमें पहले स्पेशल रिलेटिविटी को एडवांस लेवल के ऊपर बिल्डअप करना पड़ेगा, इसके आइडियाज़ को। और ये वो आइडियाज़ होंगे कि जिनकी अगर हमें प्रॉपर तरीके से समझ ना आए, जिस तरह हम कहते हैं कि पानी की तरह रट जाने चाहिए हमें ये चीज़ें, अगर ये हमें ना इस तरीके से समझ आए इसके कॉन्सेप्ट, तो हम फिर आगे बिल्डअप नहीं कर सकेंगे आइडियाज़ को। सो हम पहले हिस्से में सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी को उसकी बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। हम कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, ना ही ग्रेविटी की कहीं पर बात करेंगे। इस बेसिक हिस्से के भी दो मजीद आगे सब डिवीजन्स हैं। पहली डिवीजन तो ये है कि हम एक सवाल को ढूंढना चाहेंगे, सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें स्पेशल रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या कौन सा ऐसा मसला था, इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स में नहीं जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिलेटिविटी के अंदर रहते हुए। रिलेटिविटी से मुराद में लेता हूँ सिर्फ मोशन को। मोशंस को डिस्कस करते हुए देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें रिलेटिविटी आइंस्टाइन की तरफ जाना पड़ता है, न्यूटन या गैलीलियो वाला पाथ छोड़ना पड़ता है। अगला हिस्सा आएगा कि एक थ्योरी आपने बना ली, अभी हम यहाँ पर देखेंगे भी कि इसके अंदर कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिलती थी हमें कि ये थ्योरी असल में किसी और चीज़ के साथ लिंक है। अब वो और चीज़ क्या है, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ये थ्योरी साबित करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी साबित है, सही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी साबित करती है कि स्पेशल रिलेटिविटी भी ठीक है। तो हम वो कनेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से हम साबित कर सकते हैं, या हमें कैसे पता चलता है कैसा है। ये हमारे इसके दो हिस्से हैं। तीसरे हिस्से में हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। एडवांस लेवल पे लेके जाने का मतलब ये है कि अब हमने ग्रेविटी को आहिस्ता आहिस्ता बीच में शामिल करना है, लेकिन ग्रेविटी को शामिल करने से पहले हमें रिलेटिविटी की ज्योमेट्रिकल स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये जो यहाँ पर ज्योमेट्री का लफ्ज़ है ये बहुत अहम है, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी असल में स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को डिस्कस करती है। सो हम देन इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। आम तौर पर ये वाला हिस्सा नहीं करवाया जाता, क्योंकि सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी करते वक्त इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम जीआर या कॉस्मोलॉजी करना चाहें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम इसके बगैर जीआर को स्टडी नहीं कर सकते। अगर जीआर स्टडी नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी भी डिस्कस नहीं की जा सकती प्रॉपरली। सो शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेसिक्स लगें, लेकिन साथ साथ इसमें शुरू के कुछ लेक्चर्स के बाद इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें आती जाएंगी और थोड़ा सा कंटेंट भी मैथमेटिकली एडवांस होता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सो हम कोशिश करेंगे कि जो शुरू के बेसिक आइडियाज़ हैं हमारे आज के और परसों के लेक्चर के, जिसमें हम डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक डॉपलर शिफ्ट तक स्टडी करेंगे, वो चीज़ें प्रॉपर्ली हमें क्लियर हो जाएं। अगर वो चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो फिर अगले आइडियाज़ को बिल्डअप करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि ये चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर्ली आती हैं, पहले इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ही दिन में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, या ये सिर्फ आप लोग अपने तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम कौन सा टेक्स्ट फॉलो करेंगे, तो स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करने के लिए जो हमने शुरू में कुछ दिन डिस्कस करना है, उसके लिए हम फिलहाल कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं कर रहे। ऑल दो कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, हैलिडे एंड रेजनिक की स्पेशल रिलेटिविटी पे एक बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ इसको लिंक करेंगे तो ग्रिफिथ्स का 12वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, वो हम देख सकते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे डॉक्टर परवेज भाई के लेक्चर्स पे। वो लेक्चर्स मैंने इसलिए फ़िलहाल इंक्लूड किए हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल हैं, और परवेज साहब ने बहुत आसान तरीके से उर्दू और इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स को समझाया हुआ है। एक तरह से मैं उन्हीं लेक्चर्स को ज़रा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमारा कोर्स मटेरियल वो है। जब हम जाएंगे अगले हिस्से पे ज्योमेट्रिकल स्टडी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पे, तो वहाँ पर हम फिर शुट्स की बुक को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और वो थ्रू आउट द कोर्स वो हमारे काम आएगी, उसे हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं तो फिर हम शुरू करें इसको। सर जीआर क्या होता है? जनरल रिलेटिविटी। ठीक है सर।
तो जहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप या तो मुझे लिख के भेज दें चैट बॉक्स में, या फिर मेरे से वैसे पूछ लें, जिस तरीके से भी आपको सहूलत हो। ठीक है सर। सो जब भी हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करने लगते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपने डिस्कस करना किस चीज़ को है, या उसको किस डोमेन के अंदर डिस्कस करना है। तो स्पेशल रिलेटिविटी असल में स्पेस और टाइम की थ्योरी है। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी की थ्योरी है, स्पेस और टाइम की थ्योरी को स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। अब पहला सवाल ये है कि अभी हम बाद में देखेंगे कि स्पेस क्या चीज़ है, टाइम क्या चीज़ है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर हमें स्पेशल रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस सिलसिले में आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर कुछ मसाइल आए थे, या माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट था। तो सारी चीज़ें इंडिकेट ये करती थी कि जैसे ही हम बहुत ज़्यादा स्पीड को अप्रोच करना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर एक रॉकेट है, वो रॉकेट 50,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हरकत कर रहा है। तो क्या वो रॉकेट न्यूटन के लॉज के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली उसे किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड रोशनी की रफ्तार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही हमारी स्पीड रोशनी की रफ्तार के करीब जाना शुरू होती है, न्यूटन की ग्रेविटी न्यूटन के लॉज फेल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूटन के लॉज से मुराद अभी न्यूटन की ग्रेविटी नहीं है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वो जो न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ है वो एक अलग चीज़ है, उसे हम जी आर के अंदर देखेंगे। यहाँ पर न्यूटन के आइडियाज फेल होने से मुराद है कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कैसे फेल होती हैं उसे हम आखिर में साबित भी करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर रिलेटिविटी ही क्यों, हम रिलेटिविटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। दो तरह की मोशंस होती हैं, या तो मोशंस एब्सोल्यूट होती हैं या रिलेटिव होती हैं। अब एब्सोल्यूट से क्या मुराद है और रिलेटिव से क्या मुराद है। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि कायनात में हर जगह का टाइम एक ही है। मसलन जो वक़्त मेरे हाथ वाली घड़ी बता रही होगी वही वक़्त आपके हाथ वाली घड़ी बता रही होगी, और वही वक़्त अगर कोई इंसान एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद है या किसी और प्लैनेट पे मौजूद है, उसकी घड़ी भी वही वक़्त बता रही होगी। इसका मतलब है कि टाइम एब्सोल्यूट है। न्यूटन का ख्याल ये था कि टाइम तो एब्सोल्यूट है, लेकिन मोशन रिलेटिव है। इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं कि अगर आप किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि जो साइड पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं वो पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो ज़मीन पे खड़ा हुआ है उसके मुताबिक वो दरख्त अपनी जगह पर स्टेशनरी है, लेकिन आप आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके लिहाज से वो शख्स स्टेशनरी है, और उस शख्स के लिहाज सॉरी आपके लिहाज से वो शख्स हरकत कर रहा है और उसके लिहाज से आप हरकत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी मोशंस हैं ये सारी की सारी रिलेटिव हैं, चाहे वो कायनात में किसी भी जगह किसी भी कोने में हो रही हों। इसकी एक मिसाल हम बहुत सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जर्वर्स हैं। एक वुमेन है जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर एक लड़का है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लड़की को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो खातून है यहाँ पर ये रेस्ट की हालत में स्टेशनरी है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन ये जो लड़का यहाँ पर भाग रहा है ये ऑब्जेक्ट बी की तरफ जा रहा है और इसकी रफ्तार राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है। इसकी रफ्तार इस लड़की की रफ्तार ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है। सो अब हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से ए की रफ्तार कितनी होगी और ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से सी की रफ्तार कितनी होगी। बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि बी से कि जो रफ्तार बी महसूस करेगा ए की वो 4 मीटर फी सेकंड है, जो बी महसूस करेगा सी के लिए वो 5 मीटर फी सेकंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने एक के साथ पॉजिटिव का साइन लगाया है, एक के साथ नेगेटिव का लगाया है। अगर मैं इन साइंस को रिवर्स कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पर हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। उसे हम इस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं, सेट करते हैं कि जो राइट की तरफ डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहे, जो लेफ्ट की तरफ है वो नेगेटिव रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लेफ्ट हैंडेड या क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये वो रफ्तारें हैं जो ए बी के लिहाज से देख रहा है और बी सी के लिहाज से देख रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सी के लिहाज से ए की रफ्तार कितनी होगी या ए के लिहाज से सी की रफ्तार कितनी होगी।
बहुत आसानी से इन दो मसावातों के ज़रिए हम लोग मालूम कर सकते हैं, वी ए बी माइनस वी सी बी। तो एक तरीके से आपको पता लगेगा कि रफ्तार 9 मीटर पर सेकंड है और एक के लिहाज से आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकंड है। अब यहीं से अंदाज़ा हमें हो जाता है कि जो नेगेटिव का साइन है ये शो कर रहा है कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, स्पीड्स हैं, वो सारी की सारी रिलेटिव हैं। दोनों ऑब्जर्वर्स वही हैं। लेकिन जब सी ए को देखता है तो रफ्तार 9 मीटर फी सेकंड होती है, ए सी को देखता है तो माइनस 9 मीटर फी सेकंड होती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर साइन की कन्वेंशन तब्दील कर दें कि लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, राइट की तरफ नेगेटिव है, फिर ये वाली रफ्तार माइनस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी। तो ये एक इंडिकेशन है कि मोशंस रिलेटिव है। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किस स्टेट में है, वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो इस वजह से न्यूटन के मुताबिक हर चीज़, हर मोशन रिलेटिव है, लेकिन ये मोशन सिर्फ स्पेस के अंदर रिलेटिव है। यहाँ पर कहीं भी हमने टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसके लिए भी टाइम वही होगा, इसके लिए भी टाइम वो होगा। तीनों ऑब्जर्वर्स की घड़ियां एक ही तरीके से टिक कर रही होंगी, उन पे एक ही वक्त शो हो रहा होगा, वक्त गुजरने का दौरानिया भी एक ही होगा, क्योंकि न्यूटन की फिजिक्स में टाइम चेंज नहीं होता, सिर्फ पोजीशन रिलेटिव है। अब दो और चीज़ें देख लेते हैं कि स्पेस से फिर क्या मुराद है। स्पेस वो चीज़ जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। टाइम क्या चीज़ है? टाइम की अमूमी डेफिनेशन ये की जाती है कि ये एक ऐसी मेजरमेंट है जो आपको माजी से मुस्तकबिल की तरफ लेके जाती है, जिसमें इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स का ऑर्डर ये होता है कि पहले माजी आएगा, फिर हाल आएगा, फिर मुस्तकबिल आएगा। अब ये रिलेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर माजी, हाल और मुस्तकबिल यही तरतीब क्यों रहती है, हम इस तरतीब को उलट क्यों नहीं सकते, या अगर उल्टेंगे तो क्या होगा, और इस बात की साइंसी हकीकत क्या है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, साइमल्टेनिटी और कॉजलिटी। हम इन्हें अभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल वक्त को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के क्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। सैंड क्लॉक्स हैं, पेंडुलम क्लॉक्स हैं। आप ज़मीन की रेवोल्यूशन को देख सकते हैं, सूरज के गिर्द चांद की रेवोल्यूशन को देख सकते हैं, मिल्की वे की रेवोल्यूशन को किसी क्लस्टर में देख सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सा है? इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक जो है वो आपके पास लाइट क्लॉक है। अब लाइट क्लॉक क्यों है? क्योंकि रोशनी की रफ्तार कायनात में सबसे ज़्यादा रफ्तार है। ये रफ्तार तब्दील नहीं होती। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आखिर ये रफ्तार तब्दील क्यों नहीं होती, और हमें कैसे पता लगा कि ये रफ्तार कायनात में हर जगह एक जैसी है। सो ये भी हम अभी आखिर में जाके टॉपिक्स करेंगे इसी लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों चीज़ बातों का क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम फर्ज करते हैं कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा है कायनात में और ये सबसे एक्यूरेट चीज़ है। इसे हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं, एक ऐसा मुस्तकिल जो कभी भी तब्दील नहीं होता। और लाइट क्लॉक्स हमें बताते हैं कि हर सेंचुरी के बाद, 100 साल के बाद, जो एक दिन की लंबाई है उसमें 1.7 मिली सेकंड का फ़र्क आता है। ये एक बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है जिसे हम खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक लाइट क्लॉक दिखाया हुआ है फोटोन का। हमने एक मेजर कर लिया कि 1 सेकंड इतना फासला होता है। उस 1 सेकंड के अंदर ये जितनी वाइब्रेशंस करता है वो दौरानिया इसका, या आप आसानी के लिए समझ लें कि जिस दौरानिये के अंदर ये वाला फोटोन 3 मिलियन सॉरी 3 ज़रब 10 की ताकत 8 रेवोल्यूशंस करता है, 8 ऑसिलेशंस करता है, उस दौरानिये को हम 1 सेकंड कहते हैं। अब ये तारीफ आई कहाँ से, ये एक अलग डिटेल है और ये हमारा मौजू नहीं है, इसलिए हम इस डेफिनेशन को फिलहाल स्किप कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने स्पेस की डेफिनेशन भी कर ली, टाइम की भी कर ली। स्पेस टाइम क्या है? स्पेस टाइम एक, ये आइंस्टाइन का आइडिया था कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है। स्पेस और टाइम से मुराद एक ऐसी जगह है जिसके 4 डायमेंशन होंगी। एक डायमेंशन टाइम की है, 3 डायमेंशन पोजिशन की है। जिसमें कोई भी इवेंट कायनात का होता है वो उन्हीं 4 डायमेंशन के अंदर होता है। ये एक स्पेस टाइम डायग्राम है, ये एक डायमेंशनल स्पेस टाइम डायग्राम है। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 इवेंट्स हो रहे हों, तो एक इवेंट ए जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स t1 और x1 होंगे, कि वो टाइम में किसी t1 पे हुआ होगा और पोजीशन उसकी x1 होगी। इसी तरीके से कोई इवेंट b इन कोऑर्डिनेट्स पर हुआ होगा। अब ये एक अलग सवाल है कि क्या इन दोनों इवेंट्स के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं, अगर है तो वो किस किस्म का है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारे सवाल अभी हम देखेंगे। मैं इनको बहुत तेज़ी से गुजार रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग कई दफ़ा इनको पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है कि स्पेस टाइम डायग्राम क्या होती है। आमतौर पर बहुत बेसिक स्पेशल रिलेटिविटी की किताबों में स्पेस टाइम डायग्राम्स या लाइट कॉन्स का जिक्र नहीं होता,
लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा रिलेटिविटी को डिस्कस करने के लिए। आमतौर पर स्पेस टाइम से मुराद एक ऐसी जगह, इसकी तारीफ ऐसे की जाती है कि ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। वो लाइनें सीधी हो सकती हैं, वो तिरछी हो सकती हैं, वो जिगजैग हो सकती, किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन वो लाइनें माजी, हाल और मुस्तकबिल को ज़ाहिर करती हैं। एक स्पेस टाइम डायग्राम से मुराद क्या होता है, ये हमारे पास एक स्पेस टाइम है सिर्फ, लेकिन स्पेस टाइम और इस डायग्राम में फ़र्क ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे सिर्फ टी है, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस पे हमने सी टी लिखा हुआ है। तो यानी कि सी टी का मतलब है कि ये भी पोजीशन बन गई है, यानी कि ये पोजीशन का ही कोऑर्डिनेट है लेकिन टाइम की डोमेन में। एक्स एक्सिस पे आपके पास सिर्फ पोजीशन होगी और वाई एक्सिस पे टाइम के साथ स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। बहुत सारी किताबों में ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि स्पेस टाइम डायग्राम बनी हुई है लेकिन यहाँ पर टी लिखा हुआ है, सी टी नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह ये है कि उन किताबों में स्पेशल सिस्टम यूज़ किया जाता है नेचुरल, जिनको हम नेचुरल यूनिट्स कहते हैं। सो नेचुरल यूनिट्स में सी की मकदार को 1 लिया जाता है। सी, प्लांक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट, एच बार, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यूज 1 ली जाती हैं। तो फिलहाल हम अभी सी को कहीं पर भी 1 नहीं रख रहे, लेकिन जैसे ही हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, हम ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये करते क्यों, ये हम अपनी सहूलत के लिए करते हैं, क्योंकि आगे इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं और ये सारे फैक्टर्स बिला वजह का मैस क्रिएट करते हैं। तो बाहर स्पेस टाइम डायग्राम से मतलब एक ऐसी डायग्राम होती है जिसका एक्स एक्सिस तो पोजीशन का ही होता है, लेकिन वाई एक्सिस टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट होगा। यहाँ पर v नहीं आ सकता, ये हमेशा c ही रहेगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेस टाइम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है स्पेस टाइम का, अभी यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनी, कोई ट्रेजेक्ट्री शो नहीं हुई। एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक फोटोन है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और उसका पाथ ये रहेगा। अब ये वाला जो पाथ है ये शो करता है कि फोटोन बराबर वक्त में बराबर फासला तय कर रहा है, यानी जब एक यूनिट एक्स का होगा तभी यहाँ पर एक यूनिट पोजीशन का होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर 2 यूनिट्स एक्स के होंगे, यहाँ पर 2 यूनिट्स वाई के होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फोटोन के लिए एक्स और सी टी दोनों बराबर होते हैं। अगर एक्स एक यूनिट है तो सी टी भी एक यूनिट है, एक्स 2 यूनिट्स हो गया तो वाई तो सी टी भी 2 यूनिट्स हो गया। इसका मतलब ये है कि फोटोन की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। इस लाइन को हम नीचे की तरफ नहीं झुका सकते, यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता मैं जो इस तरीके से एक्स की तरफ झुकी हुई हो, क्योंकि कोई चीज़ फोटोन से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वो स्पेस टाइम डायग्राम में इसी चीज़ को फॉलो करेगा। अब हम यहाँ पर जो नुक्ता आ रहा है जहाँ पर एक्स और सी टी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। अगर ये पॉइंट प्रेजेंट है तो फिर क्या यहाँ पर हम माजी और मुस्तकबिल को कैसे डिफाइन करेंगे? सो उसका जवाब ये है कि फिलहाल इस डायग्राम में माजी या मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लाइट कौन बनानी पड़ती है। अभी हम देखते हैं कि लाइट कौन कैसे बनाते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि एक और पार्टिकल है आपके पास फोटोन, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल भी उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, यानी कि जब मनफी एक्स की तरफ एक यूनिट एक्स का गुजरता है तो टाइम का भी एक यूनिट गुजरता है। 2 यहाँ पर होते हैं तो 2 यहाँ पर होते हैं, यानी कि ये पार्टिकल भी स्पीड ऑफ लाइट से सफर कर रहा है। अगर कोई ऐसा पार्टिकल लिया जाए जिसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर ना हो बल्कि उससे बहुत कम हो, फिर क्या होगा? फिर हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल होगा उसकी स्लोप कम होना शुरू, उसकी स्लोप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि पार्टिकल वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब होता जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि क्या हम सिर्फ स्पेस टाइम डायग्राम में सीधी लाइनें लगा सकते हैं? क्या किसी और तरह की लाइनें लगाना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम स्पेस टाइम में किसी भी तरह की लाइनें लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक विगली लाइन ड्रॉ की गई है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो पार्टिकल कितनी रफ्तार से हरकत कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो तो वो हमेशा सीधी लाइन को ही फॉलो करेगा। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट की हालत में हो तो फिर वो किस उसकी लाइन क्या बनेगी? इसका मतलब है कि अब उसके लिए एक्स तो गुजरेगा नहीं, वो सिर्फ वाई के लॉन्ग हरकत करेगा, जैसे ये वाला पार्टिकल यहाँ पर दिखाया गया है।
तो ये पार्टिकल्स इसकी ट्रेजेक्ट्री सिर्फ और सिर्फ सी टी के अलॉन्ग होगी। इसमें सी टी चेंज होता रहेगा लेकिन एक्स की वैल्यू में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। अब हम इन लाइनों को एक नया नाम दे देते हैं। ये जितनी भी लाइंस हैं हमें पता है कि ये किसी भी एक्स और सी टी की वैल्यू के ऊपर उस फोटोन के होने की लोकेशन बता रही हैं। इसका मतलब है कि ट्रेजेक्ट्री बता रही हैं। इन ट्रेजेक्ट्रीज को साइंटिफिकली टेक्निकली वर्ल्ड लाइन कहते हैं। यहाँ पर शायद मैंने किसी जगह ये वर्ल्ड वर्ड लिखा भी हो। सो अगर मतलब प्रॉपरली समझ ना आ रही हो इस वर्ड की तो इस तरह की लाइनों को हम लोग वर्ल्ड लाइंस कहते हैं। स्पेस स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर किसी भी पाथ की ट्रेजेक्ट्री उसकी वर्ल्ड लाइन के थ्रू स्टडी की जाती है। और ये हमने एक बहुत सादा एग्जांपल ली है। हम मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं, वर्ल्ड लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि मैथमेटिकली ये चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं या ये हमें किस तरीके से यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। क्योंकि एक पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, उसकी स्लोप ये है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं। अगर एक पार्टिकल विगली लाइन को फॉलो कर रहा है तो ये हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस इंटरसेक्शन को प्रेजेंट कहा था। इस पॉइंट से ऊपर टाइम की वैल्यू मस्बत है, इससे नीचे टाइम की वैल्यू नेगेटिव है। जो ऊपर वाला रीजन है ये आपके पास फ्यूचर का रीजन कहलाएगा, इसको फ्यूचर लाइट कौन कहेंगे। जो नीचे वाला रीजन है ये पास्ट का रीजन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर इस कौन के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एक इवेंट इस जगह पर होता है, अगर मैं यहाँ से इसको एनोटेट कर सकूँ, एक इवेंट मेरे पास यहाँ पर होता है और एक इवेंट मेरे पास यहाँ पर होता है। कि दोनों इवेंट जिस रफ्तार से हो रहे हैं वो रोशनी की रफ्तार से कम है, इसीलिए ये वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब है मैं इन दोनों इवेंट्स को देख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है या कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों इवेंट रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार पे हो रहे हैं, मैं इन दोनों को भी देख सकता हूँ माजी में। लेकिन अगर कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा हो, ये रोशनी की रफ्तार से बाहर है, या कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा हो, अब ये तो x के करीब आ रहा है, x के करीब जाने का मतलब है कि स्पीड बढ़ती जा रही है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि यहाँ पर रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज्यादा होगी। अगर रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज्यादा, फिर मैं उसे देख कैसे सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज रोशनी से ज्यादा रफ्तार से सफर नहीं कर सकती। हम साबित भी करेंगे इस बात को कि क्यों नहीं सफर कर सकती। इसका मतलब है कि इस इवेंट जिसको हम कोई नाम दे देते हैं ए का और इस इवेंट बी के दरमियान किसी किस्म का रिलेशन नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कर ही नहीं सकते। इवन के जो ऑब्जर्वर यहाँ पर भी मौजूद है इस वर्ल्ड लाइन के बिल्कुल ऊपर, वो भी इसे नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि इनके दरमियान कॉजलिटी नहीं है, कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशन ही नहीं है। इसलिए वो तमाम इवेंट्स जो इस वर्ल्ड लाइन के बाहर होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो कॉजली डिसकनेक्टेड इवेंट्स हैं, ये फॉरबिडन रीजन्स कहलाते हैं। इनके अंदर कोई इवेंट नहीं हो सकता। कायनात के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइट कॉन के अंदर ही होते हैं। तो ये हमारी एक्सेसिबल बाउंड्री है, हम इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते। हम चीज़ों को इस लाइन के ऊपर तो देख सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं देख सकते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करते हुए, और इसको हम बारहा जगह पर इस्तेमाल भी करेंगे। जो इवेंट इस लाइट कॉन के अंदर होंगे वो कॉजली कनेक्टेड होंगे, वहां पर स्पेशल रिलेटिविटी होल्ड करती है। जो इसके बाहर है वहां पर स्पेशल रिलेटिविटी होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर है तो। अच्छा, यहाँ मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर ऐड की हुई है। इसमें एक्स और वाई एक्सेस दिखाए हुए हैं। हमें पता है 4 एक्सेस होते हैं, लेकिन पिछली सारी डायग्राम्स में हम सिर्फ एक्स को लेते आ रहे हैं। और आमतौर पर हम वर्ल्ड लाइन बनाते भी 1+1 में ही है। इसे 1+1 कहा जाता है। 1 डायमेंशन स्पेस की, 1 डायमेंशन टाइम की। ये जो डायग्राम इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, और एक कोऑर्डिनेट सी टी टाइम का है। बेसिकली ये 1+2 है। इसको 1+2 डायमेंशनल मिन्काउस्की स्पेस टाइम डायग्राम कहते हैं। मिन्काउस्की स्पेस टाइम से मुराद 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम होती है। अभी भी इसमें जी को शो नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि जी एक्सेस को सप्रेस कर दिया गया है। इसके अंदर ये भी एक मिन्काउस्की डायग्राम है, इसके अंदर वाई और जी को सप्रेस कर दिया गया है। एक्सक्यूज मी बिलाल,
जी ना। आपने ये स्पेस टाइम डायग्राम ड्रॉ की है, हाँ चूंकि हम कह रहे हैं स्पेस और टाइम, यानी हाँ। एक एक्सिस उसका जो है वो स्पेस का यानी पोजीशन का होगा और दूसरा टाइम का होगा। हम्म। तो हमने वाई एक्सिस पे सी टी क्यों लिखा है? एक्चुअली ये भी तो एक पोजीशन की डायमेंशन रखती है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। हाँ, तो असल में हमें पोजीशन की टर्म्स में ही चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। ये अभी हम देखते हैं, ये अभी ना हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमें खास तौर पर यहाँ पर सी को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। उसकी और दूसरी चीज हाँ, ये आपने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, ये कौन की, रेड वाली। ये तो समझ आ रही हैं जी जी। अगर आपने एक पार्टिकल रखा वाई एक्सिस पे जो सीधा बिल्कुल सी टी के अलोंग मूव कर रहा है, उसका क्या जैसे मतलब है? उसका मतलब ये कि वो पार्टिकल रेस्ट की हालत में है। वो है, उसमें टाइम तो चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये पार्टिकल इस लाइन के ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्स तब्दील नहीं हो जी रहा, वो स्टेशनरी है। जी, थैंक यू। अच्छा, जहाँ तक सीटी वाला ताल्लुक है, ये एक अच्छा सवाल है और इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन शायद हम इसे आज के लेक्चर में कवर ना कर सकें, क्योंकि इसके लिए हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। बहरहाल ये अच्छा, सवाल मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, हम्म, अगर आपके पास टाइम है। हाँ हाँ। मतलब अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, हम्म, तो हम अपने पास पास को जाके देख सकते हैं। यानी हाँ, अगर कोई इवेंट अकर हुआ है हम्म, तो उसका मतलब ये है कि वो एक स्पीड, उस इवेंट की एक लाइट है जो मूव कर रही है। अगर हम एग्जैक्टली। उससे ज्यादा जो है वो मूव कर सकते हैं तो हम उस इवेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पास्ट में जा सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यही है, इसका साइंटिफिकली मतलब ये होगा कि कॉज बाद में हो रहा है, इफेक्ट पहले हो रहा है। मिसाल के तौर पर बंदूक चली, आगे धमाका हुआ, पहले बंदूक चलेगी फिर धमाका होगा। लेकिन अगर रफ्तार आपके देखने की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा है, फिर आपको पहले धमाका नजर आएगा, बाद में पता लगेगा कि बंदूक चली है। लेकिन मसला यहाँ जी पर यह है कि ये कॉजेलिटी के ऊपर असल में फिजिक्स रिलाई कर रही है। कुछ थेरीज, इसलिए जो भी थेरीज बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग थेरी हो या कॉजल सेट थ्योरी हो या लूप क्वांटम ग्रेविटी, जो क्वांटम ग्रेविटी की थेरीज हैं, उनके अंदर एक कंडीशन शामिल होती है कि बहुत सारी थेरीज में, सब में नहीं, कुछ थेरीज में एक कंडीशन शामिल है कि क्लोज टाइम लाइक कर्व्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो कॉजेलिटी को छेड़ते नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कॉजेलिटी किसी सूरत में वायलेट हो सकती है या नहीं हो सकती। ये ओपन प्रॉब्लम्स हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर भी और क्वांटम ग्रेविटी में भी, इवन क्वांटम मैकेनिक्स में भी, कि जब इंटेंगलमेंट का जिक्र आता है, तो अगर दो पार्टिकल्स यूनिवर्स के दो कोनों पे मौजूद हों, वहाँ पर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर हो जाती है। ये तो स्पीड ऑफ लाइट की वायलेशन है, कॉजेलिटी की वायलेशन है। अच्छा, लेकिन इसमें मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर हम ऐसा सिस्टम मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं कि बना सकें कि जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव कर रहे हैं तो हम पास में जा सकते हैं, क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है कि जिसमें हम फ्यूचर के इवेंट को देख सकते हैं? फ्यूचर के इवेंट को देख सकते हैं। हाइपोथेटिकली तो ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लोगों ने आइडियाज दिए हैं। इसकी बहुत कॉमन मिसाल है एल्कुबेरी ड्राइव। मैं इसके यहाँ पर लिखता हूँ एक इसके, ताकि अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। एल्कुबेरी ड्राइव एक हाइपोथेटिकल आइडिया है कि हम स्पेस को कंप्रेस करके फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है, इसकी कोई फिजिकल बेसिस नहीं है फिलहाल। तो ऐसे आइडियाज तो मौजूद हैं कि आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, कहीं पर भी स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी फेल नहीं हो रही। सो या तो हमें पहले नेचर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ये वाकई फेल होती हों, और अगर ये ऐसे सिस्टम, हमें पता है कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं जहाँ पर ये फेल होती हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ये थेरीज क्यों नहीं काम कर रही। सो देन फिर शायद हम कोई फिजिकल बेसिस ढूंढ सकें फ्यूचर या पास्ट में जाने की। लेकिन अभी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल राइट, आइडिया है। ठीक। सो कॉजेलिटी हमारा कॉर्नर स्टोन है स्पेशल रिलेटिविटी में। जिस तरह अभी अदनान ने बात की कि हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं अगर सिस्टम को चेंज कर दें, और पास्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये कि कॉजेलिटी और साइमल्टेनियटी, इन्हें हम डिस्कस करेंगे अगली लेक्चर में दोबारा से। ये दोनों फिजिक्स के, स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम इन्हें किसी सूरत भी वायलेट नहीं कर सकते।
क्योंकि इनको वायलेट करने से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड नहीं करती, और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड ना करने का मतलब है कि आपका कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होल्ड नहीं करता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी एक बिल्ट इन कंडीशन है लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन की। सो फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉजली कनेक्टेड इवेंट्स सर एक और होंगे। क्वेश्चन था सर। जी सर जैसे अभी पूछा गया कि टाइम, सर हम इस डिमेंशन में रहकर स्पेस टाइम कर रहे हैं सर, इसमें तो हम किसी और टाइम में नहीं जा सकते ना? अगर हम इस डिमेंशन में रहते हैं बाकी सारी पॉसिबिलिटी पूरी होती हैं। किसी और टाइम से मुराद? सर जैसे क्वेश्चन किया गया कि हम पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं सर, फॉर एग्जांपल के जो फॉर्मेलिटीज चाहिए इसके लिए वो सब पूरी हो जाती हैं और हाँ। हम पास्ट या फ्यूचर में जाते हैं तो आपकी आवाज कट गई है। तो क्वेश्चन ये कि इस डिमेंशन में रह के तो ये चीज नहीं पॉसिबल हो सकती ना? नहीं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये चीज पॉसिबल नहीं है जब तक हम 4 डायमेंशन में मौजूद हैं। सर हर इसीलिए सर 4 डिमेंशन में भी सर जो हर टाइम चलता है वो अपनी खुद की डिमेंशन क्रिएट करता है, तो अगर हम टाइम चेंज करेंगे तो डिमेंशन भी चेंज कर देंगे? नहीं, टाइम चेंज होने का ताल्लुक डायमेंशन चेंज होने से नहीं है, उसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि इवेंट के होने का वक्त बदल गया है। डायमेंशन एक अलग चीज है। डायमेंशन सर का फॉर एग्जांपल अगर मैं डायमेंशन गुजरे या आने वाले वक्त में जाता हूँ सर, अब मेरे लिए टाइम बदल जाएगा सर, वो टाइम या फ्यूचर का होगा या पास्ट का होगा, उसके जो हालात होंगे सर, ये सर जैसे 6 डिमेंशन का कॉन्सेप्ट है सर, वो यही कहती है कि सर दो अलग अलग टाइम जब एक ही वक्त में आते हैं तो डिमेंशंस बदल जाती हैं सर। अच्छा, जब आप मिसाल के तौर पर अगर आप फ्यूचर में चले भी जाओगे, जो फिलहाल स्पेशल रिलेटिविटी हमें रिस्ट्रिक्ट करती है वो ये कि जब आप फ्यूचर में चले भी जाओगे तो वो आपके लिए फ्यूचर नहीं रहेगा, वो आपके लिए आपका प्रेजेंट होगा। हाँ, जो लोग आपको जमीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उनके लिए होगा कि आप फ्यूचर में चले गए, लेकिन आप उसको एज अ फ्यूचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं जिस टाइम लाइन में जाऊंगा उस टाइम लाइन वाले तो मुझे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी टाइम किसी और टाइम लाइन में जाके अपने पास्ट में जाके या अपने फ्यूचर में जाके खुद से ही मिलता हूँ, तो मैं वो दो आप डिफरेंट टाइम लाइन के आदमियों से मिला हूँ, एक तो काम दोनों करते डिमेंशंस हैं, बदल जाएंगे? एक काम करते हैं, नहीं, इसका डायमेंशन बदलने से इसका ताल्लुक नहीं है, डायमेंशन तो वही रहेगी। चलिए मिसाल के तौर पर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पर्पल लाइन है ये लाइट की स्पीड है, और ये रेड वाली लाइन एक ऐसी लाइन है जो रोशनी से ज्यादा रफ्तार से हरकत कर रही है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, इस लाइन के ऊपर ये फोटो, ये इस लाइन वालों के लिए ये चीज फ्यूचर में होगी, लेकिन इस लाइन वालों के लिए ये फ्यूचर नहीं है। जो ऑब्जर्वर इस लाइन के ऊपर मौजूद होगा उसके लिए वो उसका प्रेजेंट ही कंसिडर होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अगर आप किसी गाड़ी में हरकत कर रहे हो तो आपको क्यों नहीं महसूस होता कि वो गाड़ी हरकत कर रही है, आप तो ये समझते हो कि गाड़ी रेस्ट की हालत में है। जो शख्स यहाँ पर मौजूद है उसके लिए हो सकता है कि ये फ्यूचर हो, लेकिन अगर आप खुद इस लाइन के ऊपर मौजूद हो और खुद को मेजर कर रहे हो तो वो कभी भी आपका फ्यूचर नहीं होगा। यही तो रिलेटिव मोशन है, और इसका ताल्लुक डायमेंशन से नहीं है। जो एक्स्ट्रा डायमेंशन का आइडिया है जो स्ट्रिंग थ्योरी देती है 26 सॉरी जो एम थ्योरी देती है कि 26 डायमेंशन हैं, या स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि 11 डायमेंशन हैं, वो डायमेंशन का ताल्लुक किसी और चीज़ के साथ है। वो बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, उनको इनर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम उनको तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नया टाइम यहाँ पर आ जाने का मतलब ये एक नई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम की अपर लिमिट तो हो सकती है, डायमेंशन नहीं। हम डायमेंशन को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते फिजिक्स में। कुछ क्लियर हुआ हम सबको? अच्छा, सो हमने वर्ल्ड लाइंस को भी देख लिया है, कॉजली कनेक्टेड भी देख ली हैं चीज़ें। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसको हमने मिन्काउस्की स्पेस टाइम डायग्राम कहा था, इसको 1+2 का है। इसमें कुछ रीजन्स आप देख सकते हैं, एक रीजन है स्पेस लाइक, एक है लाइट लाइक, एक है टाइम लाइक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, हम इन्हें तफसील से मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें रोशनी की रफ्तार से हरकत करती हैं उनके पाथ को, उनकी वर्ल्ड लाइन को लाइट लाइक वर्ल्ड लाइन कहा जाता है, यानी कि वो लाइट लाइक रीजन में होती हैं। उनके लिए वक्त मुस्तकिल रहता है। फोटोन का पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल टाइम को नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि वो खुद टाइम की रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। जो चीज़ें इस कोन के अंदर होती हैं वो टाइम लाइक होती हैं, यानी कि उनमें से इवेंट्स, जो पहले इवेंट होगा वो वक्त में पहले होगा, जो बाद में होगा वो वक्त में बाद में होगा। दोनों के दरमियान कोई कॉजल रिलेशन होगा, कॉजल इफेक्ट का, इसलिए इनको टाइम लाइक कहा जाता है। जो चीज़ें इस कौन से बाहर हैं वो स्पेस लाइक हैं, ये चीज़ें कॉजली कनेक्टेड नहीं होती। अभी शायद ये आइडिया थोड़ा सा वेग लगे और थोड़ा सा अजीब सा लगे कि
किस बात का मतलब क्या बन रहा है या हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो जब हम इसका मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक एलिमेंट लिखेंगे या लाइन एलिमेंट लिखेंगे, वहां पर ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये टाइम लाइक बनता है। टाइम लाइक बनने का मतलब है कि जो टाइम वाला कंपोनेंट है सी टी, ये पोजीशन से बड़ा आएगा। स्पेस लाइक बनने का मतलब है कि जो एक्स वाला होगा कंपोनेंट वो बड़ा आएगा, सी टी वाला छोटा होगा। और लाइट लाइक का मतलब है कि एक्स और सी टी बराबर होंगे। सो ये हम मैट्रिक एलिमेंट जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज टाइम लाइक है, कौन सी लाइट लाइक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर मैं ये कहूँ कि टाइम लाइक रीजन वो है जिसमें सी टी बड़ा है, एक्स छोटा है। सी टी यहाँ पर इनसे मुराद है कि सी टी का स्क्वायर बड़ा है और एक्स का स्क्वायर छोटा है, तो ये टाइम लाइक है। इसी स्टेटमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। हम ऐसा टाइम लाइक रीजन भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सी टी स्क्वायर छोटा होगा एक्स स्क्वायर से। ये कन्वेंशंस हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स में और रिलेटिविटी में दो तरह की कन्वेंशंस लेते हैं। इसे असल में सिग्नेचर कहते हैं। दो तरह के सिग्नेचर्स लिए जा सकते हैं। तो हमें इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम एक दफ़ा जो कन्वेंशन डिफाइन कर लेते हैं उसी के साथ स्टिक रहना पड़ता है। सो ये चीज़ें सारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। सो बहरहाल इसे हम लाइट कौन कहते हैं। सो कोई क्वेश्चन? ओके, सो देन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सबको पता है कि दो तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, कुछ इनर्शियल होते हैं, कुछ नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो हैं जो नॉन एक्सेलरेटिंग है, नॉन इनर्शियल वो होते हैं जो एक्सेलरेटिंग होते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम्स लेते हैं, ऐसे फ्रेम्स जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या जो रेस्ट की हालत में होते हैं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में हम इसके अंदर नॉन इनर्शियलिटी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो ये एक एडवांस टॉपिक है, इसे हम जीआर करते वक्त देखेंगे। तो फिलहाल हमारे जितने भी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो इनर्शियल होंगे। अच्छा, इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक गाड़ी रेस्ट की हालत में है और आप इसे बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, कोई लड़का यहाँ पे, तो बॉल सीधी लाइन को फॉलो करती हुई नीचे आएगी। लेकिन अगर यही गाड़ी आगे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इसका मतलब ये होगा कि अब जो ऑब्जर्वर जमीन पर मौजूद है, अच्छा यहाँ पर दोबारा देखते हैं, गाड़ी रेस्ट की हालत में है, जो ऑब्जर्वर गाड़ी में बॉल उछाल रहा है और जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, दोनों के लिए इसने स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिसने बॉल ऊपर उछाली है उसके लिए तो बॉल ने अभी भी सीधा रास्ता ही तय किया है, बॉल अभी भी स्ट्रेट पाथ में नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में है। लेकिन जो नीचे बैठ के देख रहा है उसके लिहाज से गाड़ी रेस्ट में नहीं है, तो लिहाजा गाड़ी पैराबोलिक पाथ को अप्रोच करेगी, सॉरी जो बॉल होगी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। यानी कि इन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए इसका पाथ डिफरेंट है। इसके लिए ये अभी भी सीधी आई है और इस ऑब्जर्वर के लिए इसने पैराबोलिक पाथ लिया है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सिस्टम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये गाड़ी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, गाड़ी ये ग्राउंड जिसमें ये दोनों ऑब्जर्वर्स, सॉरी ये दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं क्योंकि हम दो मेजरमेंट्स कर रहे हैं। एक वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ये साकिन स्टेशनरी लड़का खड़ा हुआ है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसमें गाड़ी हरकत कर रही है। तो जैसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं मोशन रिलेटिव हो जाती है। हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई तीसरा ऑब्जर्वर रख दें तो क्या उसको ये लगेगा कि ये पैराबोलिक है, ये स्ट्रेट है? उसको यही शो होगा कि ये स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि वो भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिस्सा है जो रेस्ट की हालत में है। अब बाहर 4 5 6 ऑब्जर्वर्स रखते हैं, उन सबको ये लगेगा कि ये पैराबोलिक पाथ में है। क्यों? क्योंकि उनका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो गया है। लेकिन कंडीशन ये है कि गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत करना चाहिए। अगर वेरिएबल होगी तो फिर हम इसको ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर गाड़ी वेरिएबल वेलोसिटी से हरकत कर रही हो तो फिर यहाँ पर क्या पाथ शो होगा या हम उसे किस तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ना हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह से आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताएंगी कि न्यूटन के लॉज में क्या मसला था और आइंस्टाइन के लॉज में क्या बेहतरी है। सो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये एक ऐसी डायग्राम है जो हम हर जगह ड्रॉ करेंगे हर सिचुएशन के अंदर। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट की हालत में एस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी वेलोसिटी v के साथ राइट साइड पर हरकत कर रहे हैं। ये वो कंडीशन है जो हमने हर टॉपिक के अंदर कंसीडर करनी है।
अब किसी वक्त इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है। इसमें मैंने अभी टी को शो नहीं किया हुआ, लेकिन डेफिनेटली टी होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने यहाँ पर टी को ड्रॉ क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हैं, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज के मुताबिक टाइम एब्सोल्यूट होता है, तो टी और टी प्राइम दोनों बराबर होंगे, ये न्यूटन की फिजिक्स के मुताबिक। तो लिहाजा यहाँ पर हमें टी एक्सेस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तब्दील नहीं होता। अब मिसाल, अब एज्यूम करते हैं कि किसी वक्त टी पे यहाँ पर कोई इवेंट होने लग जाता है। इस इवेंट की कोऑर्डिनेट्स एस के लिहाज से टी एक्स वाई जी होंगे, एस प्राइम के लिहाज से टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, जिनमें से एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिहाज से हरकत कर रहे हैं। एस के लिहाज से एस प्राइम हरकत कर रहा है, एस प्राइम के लिहाज से एस हरकत कर रहा है। तो ये एस और एस प्राइम के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम एब्सोल्यूट होता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटन की फिजिक्स और आइंस्टाइन की फिजिक्स में। न्यूटन के मुताबिक टाइम एब्सोल्यूट है, आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम भी रिलेटिव है। सो अब पोजीशन पे क्या फर्क, चले टी और टी प्राइम तो बराबर हो गए, लेकिन एक्स और एक्स प्राइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। एक्स के लिहाज से अब एक्स, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर मौजूद है वो इस इवेंट का फासला क्या फाइंड करेगा, जितना इसका फासला इसके ओरिजिन से है, एक तो ये वाला डिस्टेंस कि ये ओरिजिन से कितने फासले पर मौजूद है, दूसरा कि कितनी रफ्तार से इससे दूर जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि किसी टाइम टी ए पर इसका डिस्टेंस बी टी ए था, और इसने फासला कवर किया था एक्स प्राइम ओरिजिन के लिहाज से। तो जो एक्स वाला ऑब्जर्वर होगा उसके लिए टोटल डिस्टेंस होगा बी टी ए प्लस एक्स प्राइम। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, सॉरी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम x के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x प्राइम के। x प्राइम हमारे पास मौजूद है x माइनस वी टी की फॉर्म में। इसी तरीके से अब चूंकि यही सिर्फ x की तरफ जा रहा है तो ना y में चेंज आएगी ना z में चेंज आएगी, सो y प्राइम और z प्राइम दोनों y और z के बराबर ही रहेंगे। ये जो चार इक्वेशंस हैं इन्हें हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या हमने जो शुरू में आर्गुमेंट दिया था कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो आप एक्स वाली इक्वेशन देखें, उसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, और हम इजीली साबित कर सकते हैं कि ये रिलेशन, आप कोई भी यहाँ पर आर्बिट्ररी नंबर्स लिखें उनके जरिए साबित करके देखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। डेफिनेटली ये होगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो जाए, किसी हद तक जवाब मिल जाता है कि हम स्पेस टाइम डायग्राम में सी टी क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे चीज़ को पोजीशन की टर्म्स में मेजर करते हैं। तो जब हम टेंसर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम 4 वेक्टर्स का नाम देते हैं, तो 4 वेक्टर में जाके क्लियर हो जाएगा कि असल में आपके पास पोजीशन का के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक जीरो कंपोनेंट है, एक पोजीशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंपोनेंट्स हैं। जो जीरो कंपोनेंट है पोजीशन का वो हमेशा टाइम होगा, और जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं वो एक्स और वाई जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा हम वहाँ पर उसको सी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। असल में 4 डायमेंशनल मिनकॉस्की स्पेस टाइम की नोटेशन है। तो बहरहाल यहाँ से आप ये वाली वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। y के अलॉन्ग चूंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो लिहाजा वेलोसिटीज भी चेंज नहीं होंगी, और z के अलॉन्ग भी वेलोसिटीज चेंज नहीं होंगी। x के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हमारा पहला आर्गुमेंट ये था कि फ्रेम इनर्शियल है। अगर फ्रेम इनर्शियल है तो फिर x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी हमजा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये इस तरह से तो समझ आ गया सर, मैथमेटिकल जो आपने बताया, मैथमेटिकल तो इसके इक्वेशंस हैं सर। ये पूछना सर, इसे फिजिकली कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है ना कि आपके पास पोजीशन चेंज होती है, टाइम चेंज नहीं होता। आपके पास पोजीशन चेंज होती है, टाइम चेंज नहीं होता, टाइम एब्सोल्यूट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है जो न्यूटन की फिजिक्स है, उसे हम नाम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का देते हैं। सर उसने फिर एडवांसमेंट क्या की न्यूटन की फिजिक्स में, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आइंस्टाइन ने नहीं, ऐसा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने कोई एडवांसमेंट नहीं की।
हमने अभी सिर्फ इक्वेशंस बनाई है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चेंज हो रहे हों या मोशन रिलेटिव हो तो हमें गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या बताती हैं। अभी हम ये ठीक है देखेंगे कि सर। इनके अंदर मसला क्या आ रहा है, अभी हम ये देखेंगे कि इनके अंदर मसला है क्या, फिर ठीक है हमें पता सर। लगेगा कि अच्छा इनके अंदर ये वाला मसला है तो इसलिए हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी या एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जी सर। सो अभी तो हम कुछ भी नया काम नहीं करें, हम सिर्फ एक दफा न्यूटन की फिजिक्स को रिवाइज करें, न्यूटन की रिलेटिव साइंस को। सो आप ठीक है इनका सर। दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, चूंकि v कांस्टेंट है ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन जाती हैं। एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट है और ये हमारे पहले आर्गुमेंट के साथ मैच कर रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं। तो यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी तक हमें लेकिन ये नहीं पता कि सिस्टम ठीक है या नहीं है। ठीक है तो कहाँ तक ठीक है, गलत है तो कहाँ जाके गलत होना शुरू होता है। उसके लिए इस सिस्टम को साउंड के ऊपर पहले अप्लाई करते हैं। ये बहुत सादा सा एक्सपेरिमेंट है, डोपलर इफेक्ट आप सबको याद होगा, लेकिन ये डोपलर इफेक्ट की भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, दो ऑब्जर्वर है, एक बॉय है रेस्ट की हालत में है और एक लड़की है वो पहले इसकी तरफ आ रही है फिर इससे दूर जा रही है। अब ये लड़का और ये दोनों लड़कियां क्या साउंड्स को ऑब्जर्व करेंगी। साउंड की रफ्तार हमें पता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है। सो ये दोनों चूंकि रेस्ट की हालत में, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी, तो इसके लिए ये उस साउंड को 330 मीटर पर सेकंड पे ही ऑब्जर्व करेगा। इसके लिए रफ्तार कितनी होगी, 330 प्लस 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसकी तरफ आ रही है और ये चूंकि उससे दूर जा रही है तो ये 330 माइनस 10 होगी। इन दोनों इक्वेशंस को आप बहुत इजीली यहाँ से साबित कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये हमने इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट की और कुछ भी नहीं किया। सो ये 330 है, ये जिस लड़ी रफ्तार से वो दूर जा रही है, और इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ऊपर बड़ी इक्वेशन आ जाएगी। सो बहरहाल हम यहाँ पर देखना ये चाह रहे थे कि हम साउंड के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सॉरी साउंड के अंदर स्पीड्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। लेकिन हम इसी काम को साउंड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, सॉरी लाइट के ऊपर के क्या होता है। अब इस काम के लिए हम लाइट की स्पीड 3 टाइम 10⁸ नहीं लेंगे, बल्कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे, 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। इस ऑब्जर्वर के लिए तो डेफिनेटली स्पीड सी ही रहेगी। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के लिए कितनी होगी, c+10 होनी चाहिए। इसके लिए कितनी है, c-10 होनी चाहिए। लिखने को तो हमने लिख दिया कि c+10 और c-10 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये रफ्तार c+10 होने का मतलब है कि c से बढ़ गई है, रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कंडीशन हमें पता है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस वक्त ये सारा काम गैलीलियो ने या न्यूटन ने किया तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये इम्पॉसिबल है या नहीं, हम एज्यूम करते थे कि ऐसा हो सकता है। दूसरे केस में जब हम 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 448 आ जाते हैं, और ये तकरीबन लाइट का इतना पार्ट है, यानी कि 99.9999997% है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ज्यादा रफ्तार है। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, यानी कि वो जो सोर्स की तरफ आ रहा है, वो जो सोर्स की तरफ जा रहा है, दोनों के लिए रोशनी की रफ्तार डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो ये तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी फिजिक्स पे। उसकी वजह ये है कि फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कौन सी चीज साबित करती है, मैक्सवेल की इक्वेशन साबित करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन उस दौर में साइंसदानों ने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है। ये उसी दौर की बात है जिन दिनों मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस ड्राइव की थी, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद ऐसा मुमकिन हो, स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती हो, मैक्सवेल की इक्वेशंस को एडवांस करने की जरूरत हो। तो हम भी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा वाकई होता है या नहीं होता। इस काम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे फेमसली माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट का आइडिया क्या था, जब ये वाला काम यहाँ पर होना शुरू हुआ तो साइंसदानों ने ये सोचा कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट मीडियम में अगर लाइट की स्पीड डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यूनिवर्स है, जितनी भी स्पेस है, वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम से भरी हुई है। प्रपोज किया गया कि उसके अंदर कोई डिफरेंट मटेरियल हो सकता है। वो ऐसा मटेरियल है जो आपकी नॉन फोर्सेस के साथ किसी किस्म का के साथ उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, उनके साथ मिलके कोई इंटरेक्शन शो नहीं करता, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते,
तो जिसकी वजह से हमें महसूस होता है कि शायद स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा मटेरियल पूरी यूनिवर्स में होमोजीनियसली फैला हुआ है। पूरी यूनिवर्स का कोई कॉर्नर, कोई पैच ऐसा नहीं जहाँ पर वो ना हो। साइंसदानों ने इसे ईथर का नाम दिया। तो फिर एक क्लास शुरू हो गई ईथर की, कि क्या ईथर वाकई एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसे इजीली डिटेक्ट भी कर लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट बनाया गया 1887 में, माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ये तारीख का एक नाकाम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये नाकाम होने के बावजूद सबसे अहम एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। वो कैसे? क्योंकि इसने मैक्सवेल की इक्वेशंस और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रख दिया कि वो इक्वेशंस ठीक हैं, वो दोनों थ्योरीज ठीक हैं। जी सर, ये एक्सपेरिमेंट तो रिलेटिविटी से पहले हुआ था। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट रिलेटिविटी से पहले हुआ है। आइंस्टाइन ने असल में फिर इसी चीज को अपना बिल्डिंग ब्लॉक बनाया ना, आइंस्टाइन ने इसी के ऊपर अपनी थ्योरी डेवलप की, नहीं आइडियाज पे। अब हम देखते हैं कि माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट था क्या और इसने कैसे हमें पता लग सकता है कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंट की स्कीम समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कोई लाइट का सोर्स है, यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर रखा हुआ है। बीम स्प्लिटर से मुराद एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट, जिसको हम, ये 50-50 बीम स्प्लिटर है, यानी कि ये 50% लाइट को ट्रांसमिट करवा देता है, 50% को रिफ्रेक्ट करवा देता है। दो मिरर्स हमने रखे हुए, एक और टॉप पे और एक राइट साइड पे, नीचे एक स्क्रीन है। दोनों मिरर्स एक्यूरेटली एल के डिस्टेंस पर मौजूद हैं। ये डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इसके अंदर मिलीमीटर्स का भी फर्क आ रहा हुआ, माइक्रोमीटर्स का भी आ रहा हुआ, तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आएगी। तो लिहाजा इसको बहुत एहतियात के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि किसी किस्म की ईथर मौजूद नहीं है। यहाँ से लाइट आई, लाइट आपके पास इस मिरर तक गई, यहाँ से वापस आई, आने जा, अब अर्थ मूव नहीं कर रही, अर्थ रेस्ट की हालत में है। अगर ये रेस्ट की हालत में, तो फिर आप S = VT लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल आने जाने का जो टाइम होगा वो डेफिनेटली 2L/c होगा, जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम टाइम वर्टिकल भी आएगा आपके पास, 2L/c। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। ये दोनों इक्वेशंस तो ये शो करती हैं कि अगर अर्थ रेस्ट की हालत में है तो आने और जाने का टाइम बराबर है। अर्थ से मुराद है कि आपका इनर्शियल सिस्टम हरकत नहीं कर रहा, रेस्ट की हालत में। यहाँ तक तो हमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर हमने ये असम्पशन रखी है कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, ईथर मौजूद ही नहीं है, हमने फिलहाल एज्यूम किया है नो ईथरमेंट। लेकिन अब क्या अर्थ हरकत कर रही है। अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद जितनी चीज़ें वो सारी भी मूव कर रही होंगी। ये पहले मिरर आपका इनिशियल हालत में यहाँ पर था, अब जैसे अर्थ आगे गई है तो ये मिरर भी आगे चला गया, इसी तरीके से ये वाला मिरर भी आगे चला गया। अब ये बिल्कुल वही वाला केस है जो हमने यहाँ पर देखा था कि लाइट ने एक पैराबोलिक पाथ बनाया है। इसी तरीके से फोटोन का पाथ भी स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। अब हम इसके लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइम और वर्टिकल टाइम। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल टाइम, क्योंकि वो कैलकुलेट करना कदरे आसान है। इनिशियली इसको यहाँ पर जाना चाहिए था, यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन में जाके टकराना चाहिए। सर हाँ जी हमसा। एक्सक्यूज मी सर। जी हमसा। जी हमजा। हमजा, या तो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो, मैं वहां आंसर कर देता हूँ देख के। इनिशियली यहाँ से जो फोटोन निकला उसको सीधा जाके इस मिरर पे टकराना चाहिए, लेकिन चूंकि अर्थ यानी आपका इनर्शियल फ्रेम हरकत कर रहा है, इस फ्रेम की इस मिरर की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, और हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जाके इससे टकराता है। यानी अब फोटोन ये वाला पाथ नहीं है एक्वायर कर रहा, बल्कि ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है।
तो हमें पहले यहाँ अब इसको हम इसके ज़रिए हम टाइम निकालने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये वाली इनिशियली मिरर यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद मिरर यहाँ पर चला गया। सही, इन दोनों ऑपरेटर्स में फर्क क्या है सर? एक में इनर्शियल फ्रेम रेस्ट की हालत में है, दूसरे में इनर्शियल फ्रेम हरकत कर रहा है। सर दोनों हमजा आपकी आवाज नहीं आ रही। हमजा मैं इसके बाद आपको दोनों ऑपरेटर्स हैं, वो एक चीज तो एक ही बता। एक अभी हम देखेंगे कि वो एक ही चीज बता रहे हैं या नहीं बता रहे। फिलहाल कंडीशन सिर्फ ये है कि एक में आपका ऑपरेटर्स रेस्ट की हालत में है, एक में आपका ऑपरेटर्स किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है। सर फिलहाल इसमें रेस्ट कौन सा है जिसमें वो डबल G1 मतलब G1 ज्यादा है, ये बराबर जो ये प्लेट है वो ज्यादा है? ये रेस्ट की हालत में है जिसमें मिरर्स मूव नहीं कर रहे, जिसने ठीक हमने है सर। एज्यूम किया कि अर्थ रेस्ट की हालत में है। अब तो सिस्टम मूव कर रहा है ना, तो आपके मिरर्स और बीम स्प्लिटर हर चीज की पोजीशन चेंज हो गई है। बीम स्प्लिटर आपका यहाँ पर उठ के आ गया, जो डैश लाइन है ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। सो अब आपके पास वर्टिकल टाइम के लिए कुछ ये वाली डायग्राम बनेगी कि इनिशियली आपका मिरर यहाँ पर मौजूद था, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका मिरर यहाँ पर आ गया और कितनी स्पीड से आया, VT1 के साथ आया है। मैं इसको यहाँ पर VT1V कह रहा हूँ, V फॉर वर्टिकल। सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ये फासला आपको पता है L है, ये फासला हमें पता है कि VT के बराबर होगा क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो S इक्वल टू VT है। और ये चीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक। सो T1 आप कैलकुलेशन करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी T1 भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके आप ये चीज़ निकाल सकते हैं बाद में। अब यहाँ पर एक फैक्टर नया आ गया है, ये फैक्टर हमारे बहुत काम आएगा और थ्रू आउट द स्पेशल रिलेटिविटी ये हर जगह साथ साथ ही रहेगा। अब जो टाइम लाइट को जाने में लगा वही आने में भी लगेगा, तो डेफिनेटली वो टाइम भी इसी के बराबर होगा। तो T1 भी और T2 भी आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया और वो इसके बराबर है। सो टोटल टाइम कितना होगा, T1B प्लस T2B, यहाँ पर T2B आना था। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये T वर्टिकल टाइम आ गया। अब अगर तो हॉरिजॉन्टल टाइम, अब हमें ये देखना है कि क्या किसी मूविंग इनर्शियल फ्रेम के लिए भी हॉरिजॉन्टल टाइम इतना ही आता है या नहीं आता। अगर इतना नहीं आता तो फिर कोई मसला है, असूलन उसको इतना ही आना चाहिए क्योंकि इधर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल टाइम कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइम इस मिरर के लिए, इनिशियली ये मिरर यहाँ पर मौजूद था लेकिन अब ये यहाँ पर चला गया और आपकी स्क्रीन भी आगे चेंज हो गई है। अब एक फोटोन आपके पास यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, उतनी देर में ये मिरर आगे चला गया था, VT1 डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस VT1, और S इक्वल टू VT के जरिए आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जाने का बीम स्प्लिटर से मिरर तक जाने का जो टाइम होगा वो L/C माइनस V के बराबर आएगा। अच्छा, लेकिन वापस आने का टाइम इतना नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब लाइट को कम फासला तय करना पड़ रहा है क्योंकि सोर्स और उतना आगे चला गया है। अब असल में लाइट फासला तय कर रही है L माइनस VT/2। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने T2H निकाल लिया, सो यहाँ से आ गया L/C प्लस V। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास हॉरिजॉन्टल टाइम ये निकल आया। ये सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये टाइम हमने उस सिचुएशन में निकाले हैं जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा था। अब हम दोनों को बराबर रख के देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइम को। तो यहाँ पर एक हैरान कुन इंकशाफ ये होता है कि दोनों टाइम बराबर नहीं आए। यहाँ पर अच्छा, अगर ये बराबर नहीं आए तो बारह इससे फर्क क्या पड़ा है हमें। इसका मतलब ये कि अगर तो ये दोनों टाइम बराबर नहीं आए तो वो लाइट जो इस मिरर से यहाँ तक बीम स्प्लिटर तक आई है और जो लाइट इस मिरर से बीम स्प्लिटर तक आई है, दोनों सेम वक्त में नहीं पहुंची। यानी कि दोनों के दरमियान कुछ टाइम डायलेट, कुछ टाइम का डिफरेंस आ रहा है। वो टाइम का डिफरेंस इस स्क्रीन के ऊपर शो होना चाहिए क्योंकि इस सूरत में इनके दरमियान कोई ना कोई इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अगर तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो फिर तो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि बनना चाहिए, लेकिन अगर उसके बावजूद स्क्रीन पे कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, इसका मतलब है कि इधर एग्जिस्ट नहीं करता। So, इस चाहे इनर्शियल फ्रेम हरकत कर रहा हो चाहे हरकत ना कर रहा हो, रोशनी की रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों हालतों में एक ही जैसी आएगी। सो असूलन यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न माइकलसन और मॉडले को ऑब्जर्व करना चाहिए था, लेकिन
उन्होंने स्क्रीन पे किसी किस्म का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया। सो ऑब्जर्वेशन सो पैटर्न ऑब्जर्व ना करने का मतलब ये है कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। ईथर एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये कि जो आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट की स्पीड डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में डिफरेंट नहीं हो सकती, वो आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक था। इस बात का दूसरा मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सो दरअसल गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करती थी कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन चूंकि कोई इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर नहीं बना, लिहाजा हम कह सकते हैं कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो तरह के फ्लॉज थे। एक तो ये कि वो ईथर की मौजूदगी इंडिकेट करती थी, दूसरा ये कि वो हाई स्पीड्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से हम साबित कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है उसका मतलब ये कि ये वाली कैलकुलेशन गलत है। अगर ये वाली कैलकुलेशन गलत है तो इसका मतलब है कि ये हाई स्पीड्स के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती। अगर हाई स्पीड्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती तो इसका सीधा सा मतलब ये कि हाई स्पीड्स के ऊपर ये चारों इक्वेशंस वैलिड नहीं है, इनमें कोई ना कोई फैक्टर कम या ज्यादा है, इनको चेंज करने की जरूरत है। असल में इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन असल में फिजिकल लॉज को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन, ये हमारा बस आज का इतना ही काम था जिसमें हमें एक बेस क्लियर करनी थी कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे एग्जिस्ट कर, मतलब कि किस तरीके से हम पॉस्टुलेट्स को साबित कर सकते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के। अभी हमने सिर्फ एक पॉस्टुलेट को साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट फीचर है, हर मीडियम के अंदर कांस्टेंट रहती है, लेकिन हम इसे दोबारा देखेंगे कि फिर हम क्या चेंजिंग करें इक्वेशंस में कि स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट रहे और ये वाली सिचुएशन भी प्रॉपर्ली हम एलैबोरेट कर सकें। इसके लिए हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा और वो हम देखेंगे कि हमको कैसे किया जाता है। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं। सर ये आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया? हाँ जी, फिलहाल मैंने जी अब फिलहाल मैंने खुद ही इसमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऐड नहीं की कि थोड़ा सा हम शुरू में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलें, क्योंकि ये चीज़ें देखने में शायद अभी भी आसान लग रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको अगर एक बार हेरिटेज रेज़ने की बुक से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए प्रॉब्लम्स की, आइडियाज़ क्या कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाएंगी शायद इनका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा। सो इनको आप किसी भी अच्छी बुक से एक दफ़ा दोबारा रीड आउट कर लें, तो फिर हम देखते हैं कि इनमें और क्या एडिशंस किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसे हम देख सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन। माशाल्लाह ज़बरदस्त है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट किया है। और बिलाल नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा और कब हमने उसको वो हम लोग मीटिंग करेंगे होगी उसकी? सैटरडे वाले दिन 3 बजे। सैटरडे को? सैटरडे वाले दिन क्या ख्याल है, क्या कहते हैं? सैटरडे या उसे कल भी रखा जा सकता है? क्लास होती है सैटरडे संडे, तो हम कल चलें भी रख कर सकते हैं लेंगे। अगर मतलब कि हाँ कल किसी को एतराज ना हो, बाकी 2 लोगों को भी हम कल भी कर सकते हैं। कल ठीक है, फ्राइडे। हाँ, क्योंकि कल हमने काम भी बहुत इंपॉर्टेंट करना है इसमें, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को, और कुछ पैराडॉक्सेस देखेंगे, ट्विन पैराडॉक्स है और डोपलर इफेक्ट। तो कल काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा काम ज़्यादा करते हैं। अच्छा बिलाल, ये जो हमने सिस्टम को मूव करवाया है थ्रू राइट साइड, हाँ अगर हम इसको वर्टिकली मूव करवाते हैं अपवर्ड,
यही डिफरेंस जो है अब वर्टिकली आएगा ना? वर्टिकली अगर तो आपका फोटोन सीधी डायरेक्शन में जा रहा है एक्स की तरफ, लेकिन अगर आपका सिस्टम वाई की तरफ जा रहा है तो कोई फर्क नहीं आएगा। सही। ये बेसिकली ये चीज कहलाती है ट्रांसवर्स मोशन। सो जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के फीचर्स हैं वो सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसी रहती है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी। फर्क सिर्फ पड़ेगा जब हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना शुरू होंगे, वहां पर फर्क आएगा। सही। इसे हम करेंगे साबित, इस बात को हम साबित करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर मोशन में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसकी क्या आप स्लाइड्स वगैरह ये शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये मैं भेज देता हूँ, ये अभी आपको। इसकी स्लाइड्स तो मैंने नहीं बनाई, मैंने इसी तरीके से लेटेक्स पे लिख लिया था क्योंकि इक्वेशंस बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा ये इस तरीके से ये डिस्कस करना पीडीएफ आसान वगैरह है। शेयर करते हैं? हाँ, ये मैं पीडीएफ अभी भेज देता हूँ। इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ तो फिर मैं आपको ना कर भेज देता हूँ। तो फिर कल का टाइम ठीक है हमारे पास 3 बजे का, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? ठीक है। नो सर। चलें सही है, बस फिर हम कल 3 बजे दोबारा से डिस्कस करते हैं इसको, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। चलें ठीक है, मैं फिर इस मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।